तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो अब हम लोग 2015 के सेट नंबर फर्स्ट की तीसरी वीडियो पे आ चुके हैं। ठीक है, पहली वीडियो में 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व करे, दूसरी में 6 से लेके 10 तक के, और अब हम लोग 11 से लेके 15 तक के यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी तो देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हाँ, चैनल का नाम बदल दिया है, बात तो याद होनी चाहिए आपको, इंटेलिजेंट टेरा रख दिया है। तो अब देखो, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग पढ़ते हैं। स्क्रीन के नीचे आ गया होगा, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध 2 नंबर में आ हुआ है। तो पूरा का पूरा डेरिवेशन छाप रखा है, तो आपको भी क्या करना है, छाप लेना है। नहीं, छापना नहीं है, समझना है। देखो, करना तो आपको इतना ही है पेपर में 2 नंबर में। ठीक है, फालतूबाजी नहीं करनी है, अच्छा सा डायग्राम सुंदर सा बनाना। ठीक है, इतनी लाइन लिखना और 2 नंबर मिल जाएंगे। ज़्यादा होशियारी नहीं दिखानी अपने आप को, कुछ ज़्यादा ही 2 नंबर में आप लिख के आ रहे हो। तो देखो, मिलने तो 2 ही नंबर है, 3 नंबर तो है नहीं कि मिल जाएगा आपको, कि आप सोच रहे हैं कि 3 नंबर आप ले जाएंगे उसमें, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए भाई इतना लिखो जितने नंबर मिलने हैं। तो हमने धातु बनाई। ठीक है, अब आपको पता है, अगर आपको बिल्कुल डीपली पढ़ना है ना इस चीज़ को, तो प्ले लिस्ट में जाना, चैप्टर नंबर 3 के ऊपर तो मैंने वीडियो भी बना रखी है और क्लियर कर दूंगा ये सारी चीज़ें। तो देखो, आपको पता है एक धातु होती है, धातु के अंदर होते हैं बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि फड़फड़ा रहे होंगे गति करने के लिए। उसके अंदर हमने बाहर से जैसे ही उस पर लगाई, ठीक है, क्या लगाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी हमने, यानी कि विद्युत क्षेत्र लगा दिया। तो अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ना चाहते हुए भी उन पे एक बल लगेगा, विद्युत बल। ठीक है, जिस कारण से वो इधर की तरफ गति करने लग जाएंगे। अब देखो, आपको यहाँ पे मैंने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाई है इस दिशा में, और इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं इस दिशा में। क्यों? इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज, माइनस का चार्ज। और माइनस चार्ज पे जो विद्युत बल लगता है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की जो भी दिशा उसकी अपोजिट दिशा में लगता है। तो विद्युत क्षेत्र मेरा इधर की तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन पे बल इधर की तरफ लगेगा। तो देखो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं। अब मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे हैं इधर की तरफ, तो वो जो धातु है, धातु का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ही है। ठीक है, अब आपको पता चला कि इलेक्ट्रॉन गति करने लग गए। जैसे ही मैंने विद्युत क्षेत्र लगाया, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे विद्युत धारा भी बननी स्टार्ट हुई होगी। तो मेरा पहला स्टेप यही रहेगा कि अब मैं क्या करूँ, मैं उस धातु में t सेकंड में कितनी धारा बह रही है वो देखूं, जो कि I = Q/T होगा। देखो, कंसेप्ट पे बातें कर रहा हूँ पूरी, यहाँ पे कोई यहाँ पे याद करने की सिस्टम नहीं है। आपने एक विद्युत क्षेत्र लगाया, आपको पता चला विद्युत क्षेत्र लगाने से इलेक्ट्रॉन गति करने लग गए, तो विद्युत धारा बनेगी। तो वही करा। अब मैंने मान लिया इसका क्षेत्रफल कैपिटल A प्लस परिच्छेद क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि ये एरिया, ये कैपिटल A मान लिया। और एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n, और उनका अनुगमन वेग Vd है। अब अनुगमन वेग क्या होता है, तो ये मैं आपको भी इतना डीपली नहीं बता सकता क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। आप इतना समझ लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन का एक औसत वेग होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे होंगे, भिड़ेंगे, रुकेंगे, फिर गति करेंगे, तो इन सबके औसत वेग को अनुगमन वेग नाम दे दिया गया। ठीक है, तो अगर Vd वेग से वो गति कर रहे होंगे, तो 1 सेकंड में तार के इस वाले अनुप्रस्थ परिच्छेद से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर जाएंगे, उनकी संख्या क्या होगी, तो वो होगी NaVd। अब ये कैसे होगी? ठीक है, आप समझो, मान लो आपको किसी रास्ते में से n लोगों को गुजारना है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ देखूंगा तो मैं कहूँगा भाई कितने लोग गुजरेंगे, आप कहोगे n। ठीक है, अच्छी बात है। अगर मैं इसका एरिया और बड़ा कर दूँ, ठीक है, मान लो जिस रास्ते से मुझे लोगों को, जिस गेट में से मुझे लोगों को निकालना था, वो गेट अब मैंने और बड़ा कर दिया, तो और संख्या में गेट लिख लेंगे चीज़ें। ठीक है, और ज़्यादा लिख लेंगे लोग। तो भैया इसका मतलब वो जो चीज़ है वो डिपेंड कर रही है उसके क्षेत्रफल पे। गुणा कर दिया, ज़्यादा लोग निकल गए। अब भैया जितनी स्पीड से वो निकलेंगे उतनी जल्दी लिख लेंगे, तो उनके स्पीड भी तो आएंगी। ठीक है, मान लो आप एक ऐसे कमरे में बंद हो जहाँ पे 10,000 लोग हैं। ठीक है, और छोटा सा गेट दे दिया जाए आपको निकलने के लिए, और आराम से लोग निकल रहे हैं, तो बहुत ही कम संख्या में लोग निकलेंगे। जैसे ही गेट बड़ा कर देंगे और अधिक संख्या में लोग निकलेंगे, और अगर स्पीड से भागते हुए लोग जा रहे हैं तो और जल्दी निकलेंगे। तो पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है ना, वो उनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसके क्षेत्रफल और उनका जो वेग है उन पर डिपेंड कर रही है। तीनों की गुणा कर दी, यहाँ पे तीनों की गुणा कर दी। ठीक है, ये बात क्लियर होगी कि क्यों गुणा हुई? चलो, अच्छी बात है। इसलिए t सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गति करेंगे भाई, t से गुणा कर दो। ये तो 1 सेकंड के लिए बात हो रही थी, अगर t सेकंड के लिए बोला तो t से गुणा कर दो। जैसे मैंने बोला कि 1 मिनट में 2 चीज़ें लेके आया, तो 10 मिनट में कितनी लगेगा, आप 10 से गुणा कर दोगे। तो ऐसे ही t सेकंड में 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब मैंने बोला प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे आवेश स्मॉल ई होता है, ये आपको पता है। ठीक है, क्लियर। अब हर एक इलेक्ट्रॉन ई आवेश रखा है अपने पास,
और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं भाई, NaVd इंटू T इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं टोटल। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश E होगा, तो मैंने टोटल आवेश के लिए क्या करा, इस इलेक्ट्रॉन की जितनी भी संख्या थी उन पे E आवेश से गुणा कर दी। ठीक है भाई, मैंने बोला जितने भी इंसान निकल रहे हैं उनके पास 2 रुपये। अब बाहर निकल के जब वो मान लो 10,000 लोग हुए, तो मैंने कहा कि भाई कितने रुपए आए, तो वो क्या करोगे आप, उन 10,000 लोगों की 2 से गुणा कर दोगे, क्योंकि हर एक बंदा 2 रुपये लेके निकल रहा था बाहर। तो सेम टू सेम हर एक इलेक्ट्रॉन के आवेश E है, और टोटल इलेक्ट्रॉन इतने निकल रहे हैं, तो कितना आवेश लेके निकलेंगे भैया, E आवेश से गुणा कर दो उन सबकी, तो कुल आवेश Q बराबर ये आया। और मैंने समीकरण नंबर 1 में Q की जगह ये रख दिया, T से T कट जाएगा, तो आंसर आएगा I इज इक्वल टू NaVd इंटू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर 3 नंबर में आ जाए तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा के यहाँ पे NaVd क्या है, जो कि पहले हम डिफाइन कर चुके हैं, और लिख दोगे तो और नंबर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक तो कर ही दो वीडियो को, और शेयर जरूर करो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में बढ़ते हैं, जो कि न्यूमेरिकल है, 2 नंबर के लिए, छोटा सा न्यूमेरिकल है, स्क्रीन पे आ गया होगा, तो करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको 2 समांतर तार दिए, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, देखेंगे आएगा अगले में किसी में। तो 2 समांतर तार दिए, पता चल गया मुझे वही 2 तारों वाले, क्या कहोगे पहले तो पढ़ लिया भाई क्या है। ठीक है, तो 2 समांतर तार हैं जिनकी पारस्परिक दूरी इतनी दे रखी है भाई, सब दूरी दे रखी है। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 12 लगाया, और R इज इक्वल टू 0 कितना दिया हुआ है, 06 मीटर लिख लिया, 0.06 मीटर। ठीक है भाई, M है मीटर। तो अब कह रहे एक समान धारा एक ही दिशा में बह रही है, एक समान धारा बह रही है, तो हमें इतना अब थोड़ा बहुत पता होगा कि 2 तारे हैं, तो भैया दोनों तारों में अलग अलग धारा बह रही है, वो अलग बात है कि समान है। तो मैंने क्या करा, मैंने I1 बराबर I2 इज इक्वल टू I मान लिया। क्यों माना, क्योंकि ध्यान से देखो, अपने पास 2 तारे थी इस तरीके से, इनकी बीच की मुझे दूरी दे रखी है, और कहा समान धारा बह रही है, इसमें I1 और इसमें I2। तो जब समान धारा है और समान दिशा में, तो दोनों के परिमाणों को एक ही मान लेते हैं ना, तो I मान लिया। और इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 0.06 मीटर, ये दे रखा है। फिर आगे पढ़ा क्वेश्चन, तो वो कह रहे हैं कि दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले आकर्षण बल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मुझे क्या दिया हुआ है, F दिया हुआ है, नहीं, F/L दिया हुआ है मुझे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको L इज इक्वल टू 1 से भी कर सकती हैं। तो मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा उसमें लिखा हुआ है प्रति एकांक लंबाई, तो प्रति एकांक लंबाई का मतलब L से डिवाइड करना, जो हमने सीखा, तो मैंने वही लिख दिया। कितना दे रखा है ये, 3 × 10⁻³ न्यूटन। तो कह रहा है कि एक तार में बहने वाली धारा का मान बताओ। भैया अगर एक तार में बहने वाली धारा मिल गई तो दूसरे में मिल जाएगी, क्योंकि बराबर है। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है इसमें। तो अब आपको पता है कि समांतर तारों के लिए डेरिवेशन है, तो उसमें सीधा सीधा फॉर्मूला जो होता है वो होता है, क्योंकि F इज इक्वल टू μ0/2 I1 I2 अपॉन R। ठीक है, और L, इतनी बात क्लियर है। ये फॉर्मूला होता है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है मुझे। तो देखते हैं, पहले L को मैं इधर ले आया बटे में, क्यों ले आया, क्योंकि मुझे F/L का मान दिया हुआ है, तो यह इधर आ गया। μ0/2 का मान होता है 2 × 10⁻⁷, इस पूरे का मान 2 × 10⁻⁷। I1 I2 की जगह मैंने I × I लिख लिया, और R की जगह मैंने 0.06। ठीक है, अब सबके मान रख देता हूँ। सॉरी, और ये I²। ठीक है, इसको इससे काट दिया, 0.3 बार जाएगा, 0.3 बार। ठीक है, इधर इसकी गुणा कर देते हैं, या चलो अभी नहीं करते, अभी तो इसको ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, ये 10⁻⁷ है, इसको मैं 3 × 10⁻⁻² लिख सकता हूँ। देखो 10 की घात बनाने में ईजी रहता है हमेशा, तो मैं 10 की घात बना रहा हूँ। आपने देखा होगा पिछली वाले वीडियो में, वहाँ पे मैंने 10 की घात बनाने की कोशिश करी है, पॉइंट हटाया है हर जगह, क्योंकि ईजी रहती है। अब इस 3 की गुणा में यहाँ करा दूंगा। ठीक है, और ये 10⁻⁷ नीचे आ जाएगा, बराबर I²। तो अब इसे सॉल्व करना है, और I का मान हमारे पास आसानी से आ जाएगा। चलो सॉल्व भी करा देते हैं, आगे थोड़ा और चलते हैं। तो 3 यानी कि 9 गुणा 10 की घात -2 -3 -5 +7
ठीक है, प्लस 7 आई स्क्वायर। तो 9 गुणा 10 की घात कितना आएगा भाई, 2 आएगा, इज इक्वल टू आई स्क्वायर। तो आई बराबर 3 गुणा 10 की घात 1 यानी कि 3 गुणा 10, तो आई बराबर 30 एम्पियर आंसर आ रहा है हमारा। आई बराबर 30 एम्पियर। एक बार फिर से देख लो कोई गलती तो नहीं हो रही, ठीक है। आर इतना दिया था मुझे, 10 की घात 2 गया, ठीक है। ऊपर आके क्या होता है, ये 5 ही देता, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहा है हमारा, आई बराबर 30 एम्पियर आंसर आएगा, जो कि करेक्ट आंसर है, चाहे इस तार में बोलो या इस तार में, ठीक है। तो बहुत सिंपल था, इसमें कोई जाने बताने की जरूरत ही नहीं थी, आपको फॉर्मूला जो याद होना चाहिए था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 13वें क्वेश्चन में।